दोस्तों नमस्कार। अभी हम बदायूं में मझिया सूर्यकुंड सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल मझिया बदायूं में उपस्थित हैं और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसको लेकर अभी हम लोग बदायूं में मझिया से निकल करके यहाँ से कुछ तिरंगा यात्रा करते हुए आगे निकले थे, परंतु रास्ते में ही प्रशासन के द्वारा तिरंगा यात्रा जबरन रोक दी गई। क्यों रोकी गई, क्या कारण रहा, और यहाँ के जो अपने साथीगण हैं इन्हीं से पूछता हूँ। क्या नाम है? विजय साक्या। क्या हुआ उसके बारे में क्या बताएंगे? अभी जो हुआ है, उन्होंने तो एकदम लाठी डंडा लेके और सारा प्रशासन आके एकदम रोक के खड़े हो गए। कहीं नहीं जाना है, ये क्या है, ऐसा ही अनाप शनाप बोलने लग गए। बस हमें ट्रेन में बैठा के भगा दिया कि जाओ नहीं तो मार लगाई जाएगी, ये कराया जाएगा, वो करा जाएगा। बहुत कुछ उनका तो जो मन मारे वो बोल रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं जा रहे थे रास्ते से, तिरंगा यात्रा कर रहे थे। 25 लोग थे हम लोग। तो वहाँ पर रास्ते में आगे से आगे और रोक लिया। तो क्यों आप लोग के माध्यम से कोई ट्रैफिक दिक्कत हो रही थी? कोई क्या दिक्कत नहीं हो रही, 2 लाइन से चल रहे थे, 1 मीटर की दूरी बना के रखी थे। जा रहे थे तो वो आगे से आगे और रोका, उन्होंने उल्टा सीधा का ट्रेन में बैठा लिया, भगा दिया सब लोग। साथियों, जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं, यहाँ कम से कम जो है लगभग 50 लोग रहे होंगे टोटल तिरंगा यात्रा में, और अभी कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं अभी, इसलिए लोग यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं। तो इतना कम संख्या होने के बाद भी और लगातार जैसे बता रहे हैं कि हम लाइन से चल रहे थे और कोई ट्रैफिक दिक्कत नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, उसके बाद भी रोका गया। आप लोग के माध्यम से कोई ट्रैफिक दिक्कत थी क्या? नहीं सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हम बहुत जो लाइन टू लाइन चल रहे थे, बड़ी अच्छी तरीका से, और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। ज्यादा लोग थे नहीं, लगभग 50-60 लोग समथिंग थे। अच्छा। तो वहाँ पर जो हमारी तिरंगा यात्रा थी वो रोक दी गई। अच्छा। हाँ। तिरंगा यात्रा केवल इसमें तिरंगा के अलावा कोई और भी कुछ लिए थे क्या? कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, नहीं पार्टी से लेकर नहीं संगठन को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ भारत माता के नारे लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और सुशासन तरीके से जा रहे थे हम लोग। तो लाल पुल पे जाकर हमारी यात्रा रोक दी गई। कोई ऐसी कमी जिसके कारण प्रशासन ने ये यात्रा रोकी हो या जानबूझकर रोकी गई है? जानबूझकर रोकी गई है सर, कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी? कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हम परमिशन भी ले ली, सब काम हो गया सर। परमिशन मतलब हम वहाँ दे दी थी, परमिशन हमारी पहुँच गई स्टैंड साहब के यहाँ। उन्होंने ये कह दिया हम 1 भी लोग जाएंगे, 2 लोग भी आप, हम अकेले हैं तो अकेले चल सकते हैं। अच्छा। तिरंगे तो परमिशन आप लोग लेने गए थे? हाँ गए थे सर। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये बोला हम 1 हो या 2 हो आप अकेले चलो, हम अकेले तो अकेले चलेंगे। अब तुम 10 लोग हो तो 10 लोग, मतलब 50 लोग तो 50 लोग। अच्छा। मतलब उन्होंने उस समय बोला कि देश आजाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र आप कितने तो भी आप लोग इस पर्व के दिन एकदम स्वतंत्र। हाँ कुछ भी। लेकिन आज ये कर दिया उन्होंने, फांस दिला दिया। अच्छा। आप भी थे जब परमिशन लेने गए थे? परमिशन लेने गए थे। तो सचिव सिटी मजिस्ट्रेट के पास जब हमने लेटर जारी किया था, बोले इसमें आपके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके लिए तिरंगा यात्रा के लिए परमिशन की जरूरत पड़ी तो स्वतंत्रता का क्या महत्व रह गया। तो हमने कहा ये भी बात ठीक है। बोले जब हमने कही फिर भी हमारे 100-200 साथी हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया था चाहे आप 200-250 हो जाओ या 2-3 हजार हो जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास एक झंडा है तो मैं अकेला चलूंगा, आपके पास 100 या 200 लोग हो जाएंगे तो आप उतने लेके चलेंगे। अच्छा। आपके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से तिरंगा यात्रा निकालिए। तो आज क्या कारण रहा कि रोक दिया गया? कोई साजिश के तहत हमें रोका गया था और ये पता नहीं उनका क्या महत्व रहा या क्या उद्देश्य रहा, लेकिन हमें वहाँ से रोक के बोले की परमिशन, उनकी परमिशन तो हमने प्राप्त कर ली ही, फिर भी उन्होंने रोक लिया और वहाँ से हमें वापस कर दिया। अच्छा। इस तिरंगा यात्रा में क्या आपके लोग की कुछ कमी रही है, प्रशासन कुछ कमी है? प्रशासन की पूरी कमी थी सर। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और प्रशासन ने आके रोक दिया। ये सब बीजेपी के जितने नेता हैं साले, वो साले सब ऐसे ही हैं, भड़ुआ हैं साले सब। उन्होंने इसलिए तिरंगा यात्रा निकाल ना सके, इसलिए उन्होंने रोक दिया तिरंगा यात्रा को। ये बीजेपी नेताओं की देन है, ऐसे मान लो। बदायूं में अपने जैसे आप साक्य हैं, साक्यों के कई नेता हैं, तो उन लोग के माध्यम से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है? सब नेता ऐसे ही हैं, सब बेकार नेता हैं सब। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि
इन्होंने जो तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे थे उसे ठीक रूप से निकल रही थी। वैसे हम साइड से चल रहे थे, रास्ता बचा बचा के सवारियों को निकाल रहे थे। फिर भी इनने आके रास्ते में और रोक के गाड़ियां लगा के और रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया आगे। और हम लोगों को लाठी डंडे मार के और भगाने की कोशिश की और फिर हम वापस आ गए। साथियों, जैसा कि आप सभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कई बार इसी आईडी के माध्यम से और कई दोस्तों की आईडी थी जिसके माध्यम से फेसबुक लाइव आकर के पूरे यात्रा को मैनेज किया गया है। उसमें आप सभी देख सकेंगे कि हमारे लोग लाइन से लग करके चल रहे थे और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो पूरे बाकायदा ट्रैफिक में कोई ऐसे दिक्कत ना आने पाए, कोई ऐसा भीड़ ना होने पाए जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ हो। उसमें हमारे लोग साथी लग करके अपनी पूरे बाकायदा टीम को पूरे यात्रा को मेंटेन कर रहे थे ताकि सभी लोग लाइन से चल सकें। उसके बाद भी बिना कारण के इस यात्रा को रोका गया। अब सारा कंक्लूजन लास्ट में अभी हमारे बीच में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता माननीय सतपाल सर जी हैं। आप सर बताइए क्या आप इसमें कमी रही और क्या कारण रहा? बात यह है कि ये राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर तमाम पूरे देश में झंडारोहण का कार्यक्रम तिरंगा झंडा का होता है। ये आम है जी। इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी साजिश के तहत ये हुआ है। मेरा मानना ये है हम लोग शांतिपूर्वक अपना पैदल मार्च कर रहे थे। प्रशासन ने अचानक आके मतलब जो है गाड़ी लगा दी और लोगों को रोकवा दिया कि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है। तो इस पावन पर्व पर 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर ऐसा कुछ मतलब जो है प्रावधान नहीं है कि हमको मतलब जो है रोक दिया जाए। तमाम यात्राएं निकली हैं, तमाम मतलब जो है बच्चे भी निकालते हैं, स्कूलों में कार्यक्रम होते हैं। तमाम 500 की टोली में हम तो 25-30 लोग थे। हाँ, तो 500 1000 की टोली में लोग मतलब जो झंडा निकाल रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ हुआ साजिश के तहत। बाकी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। सर जी, क्या इस देश में आज़ादी केवल किताबों तक रह गई है? सारी बातें आपकी सही हैं। साथियों, जय भारत। आप देख रहे हैं कि इस समय हम मझिया में बैठे हुए हैं। मझिया बदायूं का ये सम्राट अशोक पर्यटन स्थल, थोड़ा दिखा दीजिए इधर पूरा। जी साथियों, जैसे देख रहे हैं ये पूरा ऐतिहासिक स्थल है। और सुबह हम लोग जो है तिरंगा यहाँ पे फहराए जी। और आज बड़ी सर्दी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 50-60 लोग हो पाए थे। अभी तो काफ़ी घर चले गए। हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ से लेकर निकले। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत देश एक लोकतंत्र है। भारत देश के अंदर जो है संविधान लागू है और योगी मोदी हो या कोई भी नेता हो, ये सिर्फ इसके जो है एक संचालन के तौर पर है, न कि हम इनके गुलाम हैं जी। और हम लोग यात्रा लेकर के निकले। उससे पहले हमने परमिशन के लिए इनके पास लेटर देखे। कौन कौन गया था? ये ध्रुव जी गए थे, ध्रुव गए थे, गुलशन गए थे, गुलशन जी गए थे। हाँ, गुलशन जी। तो जब परमिशन के लिए लेटर लेकर के गए, परमिशन लेटर हमने लिखा था और इनको भेजा गया, तो जो सिटी मजिस्ट्रेट उनका स्टेटमेंट ये था कि तिरंगा यात्रा कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, राष्ट्र समर्पित यात्रा है। आप लोग बेहिचक जितनी संख्या में आप चाहें उतनी संख्या में आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई अवरोध नहीं है जी। तो बात यही है कि जैसे हम किस पर विश्वास करें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हो, मोदी जी कह रहे हैं, डीएम कह रहे हो, एसडीएम कह रहे हो, कार्यालय में हम जा रहे हैं, स्टोनो बैठा है, कोई चपरासी बैठा है जी। मतलब व्यवस्था ऐसी है कि हम किसी पर विश्वास ना करें जी। ठीक है, उनके कहने पर हम लोगों ने बात मान लिया कि ठीक है हम यात्रा निकालेंगे और उनसे कोई रिटर्न में इस तरीके का हमने आश्वासन या परमिशन नहीं लिया। ये छोटी सी हमारी गलती रही। देखिए, तिरंगा यात्रा जब लेकर के निकाली गई तो लगभग हम लोग 5 किलोमीटर की रेंज में तिरंगा यात्रा निकाल दी है। अब 5 किलोमीटर का मतलब है कि मझिया से लेकर के पूरा ये जो जिलाधिकारी कार्यालय होते होते हम लोग लाल कुआं पहुंचे हुए थे। जैसे उधर से टर्न हुए तुरंत पुलिस वालों की गाड़ी सामने आई और उन्होंने उस यात्रा को रोक दिया और परमिशन लेटर की डिमांड करने लगे जी।
बोल ये रहे हैं कि हमने किसी को परमिशन ही नहीं दिया इस तरीके की यात्रा निकालने के लिए। जी। आपको परमिशन कैसे हो गई? अच्छा। तो हमने जो है सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे बात करिए और अगर उनके पास लेटर दिए हैं तो उन्हीं से बात करिए। तो सिटी मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे भागे भागे आए। अच्छा, उनका कहना है कि नहीं जो है परमिशन नहीं है, कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से क्लियर नहीं है। उस दिन बोले कि यात्रा निकालो, आवाज बोल रहे हैं यात्रा रोको। मतलब भारत माता के हम गद्दारों से लड़ रहे हैं विदेश में, मतलब बाहर बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, या आज़ादी के समय तमाम अंग्रेज थे, तमाम जो लोग थे भारत माता के गद्दार थे, उनको मतलब शिकस्त देने के लिए हमारे वीर जवानों ने आहुति दी, अपने प्राण का बलिदान दिया। और आज देखिए गद्दार का रूप बदल गया है। आज बाहर वालों से खतरा नहीं है, आज अंदर वालों से खतरा है। हम भारत माता की जय, आप लोग हमारे वीडियो ऑडियो में ये देखोगे, हमने भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद या आरपी मौर्य जिंदाबाद या कोई पदाधिकारी जिंदाबाद पूरे नारे में नहीं लगाया है। हम लोगों ने 3 नारा सेलेक्ट किया था, भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद। यही नारा हम चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने गुलाम नेता हैं वे पूरे बदायूं को गुलाम बना के रखना चाहते हैं कि क्योंकि आरपी मौर्य अगर यहाँ पर आ गया एन के इन प्रकारेण, तो आरपी मौर्य का मतलब क्रांति है, आरपी मौर्य का मतलब जागरूकता है, आरपी मौर्य का मतलब न्याय, अधिकार और सम्मान है, हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन पूरे बदायूं वाले बहुत ही जागरूक हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये गुलाम नेताओं के चक्कर में फंसे पड़े हैं। और ये गुलाम नेता आरपी मौर्य को नहीं रोक रहा है, आपके बेटे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे को रोक रहे हैं। ये आरपी मौर्य को नहीं रोक रहे हैं। आरपी मौर्य को नेता बनना है, बहुत सारे इलाके कहीं पर भी बन जाएंगे, हमारे को कोई रोक टोक नहीं, ऑल ओवर इंडिया हम कहीं घूम सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है यहाँ पर यह है कि बदायूं में आज मैं आरपी मौर्य आज जो लीडर नेतृत्व कर रहे हैं, कल यहाँ इसमें से कोई भी युवा निकलेगा तो उसके लिए भी ये गुलाम नेता सामने खड़े होंगे। मतलब ये नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, धंधा बना के रखे हुए हैं। ये समाज का वोट लेना है और बीजेपी में बेचना है और अपना जेब भरना है। जब भी कोई बात इस तरीके से रेवोल्यूशन की बात आएगी, क्रांति की बात आएगी, तो डायरेक्ट ये कभी विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये क्या करेंगे, इनडायरेक्टली। और आज 26 जनवरी में आपको बता दूं, बदायूं में घूम करके गलियों में, तमाम सारे गांव में मैंने नमक खाया है बदायूं का, इसका कर्जा तो उतारूंगा। और यहाँ तक कि जेल की रोटी भी हम नहीं खाई। जेल में कितना भ्रष्टाचार है, यहाँ का प्रशासन डीएम से लेकर के और एक चपरासी और एक क्या थाने तक कितना भ्रष्ट है, ये मैं किताबों में मतलब एक स्टेटमेंट नहीं ले सकता हूँ, असीमित बता रहा हूँ। कण कण में भ्रष्टाचार है बदायूं में जी। और ये सारे लोग उसमें मिल करके जो है बदायूं की जनता का शोषण कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब मेरे को देखते हैं तो ये आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला हो जाते हैं तो रोकने का पूरा प्रयास करते हैं जी। अब इनके सामने रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पुलिस वालों से ला करके ये भिड़ा देते हैं। हाँ। पिछली बार जब हुआ था तो यहाँ पर जबरदस्ती इलेक्शन जीता जा रहा था, हम लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने कहा हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए और हमारा अधिकार जो है छीना जा रहा है। तो जबरदस्ती पुलिस वाले घर से लेकर के गए और जेल में बंद कर दिए। 14 दिन के जेल में काट के आया बदायूं में, जबरदस्ती बता रहा हूँ, बिना किसी जो है अपराध के। और उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, तमाम पुलिस अधिकारियों को मैंने लिखा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और मेरी जो फाइल है अभी वो कूड़ेदान में पड़ी है। मैं कहता हूँ कि लाइए कोर्ट में पेश करिए, मेरी पेशी लगाइए, मेरा बताइए तो अपराध क्या है। लेकिन कोई भी जज, कोई भी जिलाधिकारी यहाँ बताने को तैयार नहीं है। तो साथियों आज भी वही हुआ। अगर हम लोग भिड़ जाते तो अभी पुलिस वालों से बहुत बुरी तरीके से हाथापाई भी हो जाती और तमाम चीजें हो जाती। बिल्कुल। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से हमको जेल से टेंशन नहीं है ना, हम डरते हैं जेल जाने से। लेकिन हमारे ये सब जो बच्चे हैं, हमारे साथी लोग हैं, ये लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, खेत गृहस्थी किसान लोग हैं। हम नहीं चाहते किसी का समय और पैसा बर्बाद हो इस तरीके से। तो साथियों बहुत ही दयनीय स्थिति है इस देश के अंदर। और एक सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बदायूं को हमने मॉडल जिला बनाया कि सैंपल दिखाने के लिए आपको। और अभी फैजाबाद में मैं था कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा। तो मैं कह रहा हूँ पूरे भारत के कण कण में भ्रष्टाचार जो है वो व्याप्त है। और भ्रष्टाचारी कौन है ये चीज आपको पहचाननी है। भारत माता के गद्दार कौन है कि जो भारत माता की जय बोलने से भी उनको नफरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद बोलने से भी नफरत होती है, वंदे मातरम बोलने से भी नफरत होती है। कहने का मतलब है कि आप कीड़े मकोड़े की जिंदगी जिए यहाँ पर और हमें सत्ता दे दीजिए, मैं भारत माता के साथ गद्दारी करता रहूं।
ये जो है बीजेपी वालों का धर्म है जी। और हमारे गुलाम नेता वोट बेच रहे हैं। हाँ बताइए सर जी, जैसे कि अभी जो आप क्रांति कर रहे हैं, क्रांति का आगाज किया है, उस क्रांति के आगाज में बदायूं से जो ये युवा निकल के आपके साथ आए हैं, क्या इनको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो लगातार आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, इसको लेकर इनको डरवाया तो नहीं जा रहा है? हाँ बिल्कुल डरवाया जा रहा है। हाँ। जैसे क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है सहनशाही व्यवस्था। हाँ। अगर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है तो आज यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, कल 5 लोग आएंगे, कहेंगे अरे आरपी मौर्य जी के साथ जाऊंगा तो भैया वहाँ तो लाठी डंडे खाने। लाठी डंडे खाने तो एक तरीके से मनोबल गिराना है, लेकिन मेरा मनोबल इतना कमजोर नहीं है। ये बात सुन ले जितने भी गुलाम नेता हैं बदायूं के, मैं बता रहा हूँ कि मेरा मनोबल कमजोर नहीं है जी। और मैं खुद को बढ़ाने के लिए नहीं, मैं बदायूं की जनता को जो है वो आजाद कराने के लिए बदायूं में आ रहा हूँ जी। और जिसकी क्षमता है खुले मैदान में लड़े, नीतिगत तरीके से लड़े और पीछे से वार ना करे। ये जो प्रशासन का या जो मतलब दलाली भरी राजनीति होती है, इसको लेकर के जो है सामने आते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। पुलिस व्यवस्था बीजेपी के बाप की नहीं है या किसी भी पार्टी के बाप की नहीं है, ये भारत देश की, भारत माता की भी है सिस्टम है। तो हम सिस्टम से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था से उस तरीके से लड़ेंगे। और आप रोकोगे तो इनके वोट को नहीं रोक सकते हो जी। भाई, आप इनके घर से नहीं निकलने दोगे, इनको अपनी बात नहीं रखने दोगे, लेकिन जो ये ठप्पा लगाते हैं उसको रोक लोगे? कहाँ जबरदस्ती तो अंगूठा पकड़ के नहीं डरवा लोगे ना। जी। हाँ, तो इस तरह ध्यान रखिए, मानवता के मार्ग पे रखिए, हर व्यक्ति का अधिकार और सम्मान होना चाहिए। और मैं ऐलान करता हूँ इस बात को आज जी कि 26 जनवरी को अगली बार भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। इस बार तो चलो परमिशन के लाभ से हो गया, उनका मान लिया और बात अपनी बदल दिए, चल गया। अगली बार तिरंगा यात्रा निकलेगी और परमिशन मैं पहले से कराऊंगा प्रशासन से जी। ऐसी की तैसी मैं बता दे रहा हूँ प्रशासन को भी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बुद्ध जयंती आगामी आने वाले दिनों में होगी, परमिशन लेना है, परमिशन देना भी पड़ेगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। प्रशासन भी मेरी बात को सुन ले। और तीसरी बात क्या है, सम्राट अशोक जयंती साल में 3 प्रोग्राम आरपी मौर्य के चलते यहाँ पर होगा और मैं कह रहा हूँ कि ये खुले चैलेंज के साथ होगा, ये गलती बार बार नहीं होगी। और ये सियासत भरी राजनीति बंद करके जनता का साथ देना शुरू करिए, मेरा ऐसे गुलाम नेताओं से निवेदन है। और सद्बुद्धि से काम करिए और निष्ठा और त्याग ईमानदारी वाले मार्ग पर आइए, धंधा राजनीति में करना बंद करिए। सर, इस वीडियो के माध्यम से मैं छोटा सा समाज को संदेश देना चाह रहा हूँ आपके सवाल जवाबों में। एक अभी साथी था, वो उसको बुलाया गया था वहाँ पर और वो ये पूछा जा रहा था कि ये बताओ कि सम्राट अशोक का इतिहास क्या है। प्रशासन पूछ रहा है और ये बोल रहा है कि तुम्हारा एक इतिहास था कि जब वो था और आज क्या हो गए। तो ये क्या कारण था, इस प्रशासन क्या करना चाहे? कि प्रशासन में जो बड़े बड़े पदों पर हैं सब जो है भ्रष्ट लोग बैठे हैं, गद्दार लोग बैठे हैं। हाँ। तो वो सम्राट अशोक का मतलब समानता एकता अखंडता, बाबा साहब का मतलब समानता एकता अखंडता, बुद्ध का मतलब समानता एकता अखंडता। तो जब समानता एकता अखंडता हो जाएगी तो जब 10 डीएम होंगे तो 5 डीएम तो आप भी मांगोगे, आधा हमारा है। हिस्सेदारी तो आप भी मांगोगे। तो हिस्सेदारी देना किसको पसंद है? तुम्हारा खून पी करके वो अपना काम चला रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, वो आपको हक अधिकार देंगे? तो सम्राट अशोक को दबाया जा रहा है, सम्राट अशोक की विचारधारा को दबाया जा रहा है और इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं या आपको बातों से दबा रहे हैं। वर्दी पहन ली गई। अब हमारे ये सब जो खेतिहर मजदूर किसान टाइप के लोग हैं, अब इन्होंने जब इनके सामने कोई पुलिस वाला आ जाएगा वर्दी पहन के, अगर कड़ी आवाज में बात करेगा तो चुप होना पड़ेगा कि भाई चलो पता नहीं जो है अभी जेल में बंद कर दे, क्या कर दे। तो हम सिस्टम से कैसे लड़ सकते हैं? और जबरदस्ती मैं बता दूं कि पुलिस वालों को ये पूरा राइट है एक तरीके से कि मौके पर, अब जैसे यहाँ पर सारे लोग हैं, इनके खिलाफ अगर एफआईआर करना है तो उल्टा सीधा करके सबके सब खिलाफ एफआईआर कर दे और कोर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति जो जज है, जिसको जिला जज बोलते हैं कह लो या सेशन जज बोलते हैं या हाई कोर्ट में जज बैठा हुआ है, उसी पुलिस की लिखी गई पर कार्रवाई करता है। जी। अभी 482 में एफआईआर रिक्वेस्ट करवाने के लिए आप हाई कोर्ट जाएंगे तो भी वो घुमा के वही बात बोल देगा और जाइए वहीं पे मरिए, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं आपको। जी, मैं छोटा सा केस सालों घुमाते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। पूरी व्यवस्था यहाँ भ्रष्ट हो गई है। अब आप इतना समझ लो, ज्यादा मत बोलिए कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं रहा हूँ, मैं भारत माता के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए यात्रा निकाला हूँ और हमारी यात्रा रोकी गई। समझ रहे हैं ना? और ये बदायूं वालों की गलती है। मैं बता रहा हूँ, मेरी एक आवाज पे बदायूं वाले घर अगर जिस दिन छोड़ देंगे, सारा काम रोक करके छोड़ देंगे, उस दिन बदायूं में आपका राज होगा। बिल्कुल, ये बात समझिएगा। और एक घर में मत बैठिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परम शिष्य जो है मान्यवर कांशीराम का स्टेटमेंट था, ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ये था कि अगर आपका बेटा, बहू, पत्नी कोई भी मर गया हो, उसका दाह संस्कार करना हो
तो वो काम रोक दीजिए। पहले मीटिंग, प्रोग्राम, रैली, आंदोलन, इनमें आप शामिल हो जाइए अगर आने वाली पीढ़ी को बचाना है। जी। एक संदेश और बदायूं वालों को देना चाहूंगा। जी। बदायूं वाले अभी नेता की पहचान ही नहीं जानते। नेता कहते किसको है? जी। हर नेता की अपनी अलग पहचान होती है और नेता जो होता है वो गुलाम नहीं होता जी। है। सम्राट अशोक किसी के गुलाम नहीं थे, भगवान बुद्ध किसी के गुलाम नहीं थे। और गुलाम लोगों को, जो लोग आपके वोट बेच करके जो है अपना धंधा कर रहे हैं, उनको अगर नेता मानते रहोगे तो कभी आपका जिंदगी में कल्याण नहीं होगा। जी। इसलिए कांशीराम ने कहा है कि अपनी पार्टी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। जी। और उसी नीति पे बीजेपी भी चल रही, सपा भी चल रही, कांग्रेस भी चल रही है, तमाम जितनी पार्टियां हैं। लेकिन मौर्य समाज में ये बताया जाता है, विशेष तौर से मौर्य समाज की मैं बात करूं तो ये बताया जाता है कि पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट अपना होना चाहिए। क्या मतलब इसका? भाई जहां पर भी चलते, जिस पार्टी की सरकार आती है उसकी विचारधारा लागू होती है। जी। लेकिन जब कैंडिडेट बन करके आपका नेता वहां पे जाएगा तो पार्टी के हिसाब से काम करेगा। बीजेपी में तमाम नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, करवा ले अपने मन की कुछ। भाई तमाम, अगर पंडित कहीं पर किसी की हत्या हो जाए या ठाकुर की हत्या हो जाए तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी लेकर के बैठ पहुंच जाते 50-50 लाख रुपए। लेकिन अगर कहीं मौर्य समाज की हत्या हो जाए, कहीं बहन बेटी का बलात्कार हो जाए तो बड़ी मुश्किल से वादा तो कर देंगे, लेकिन जिंदगी में आज तक केशव प्रसाद मौर्य जी ने निभाया नहीं है। जी। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि पार्टी अपनी होनी चाहिए, कैंडिडेट कोई भी हो चलेगा। हमने इसको भी काउंटर कर दिया, हमने कहा कैंडिडेट भी अपना होना चाहिए, पार्टी भी अपनी होनी चाहिए, वोट भी अपना होना चाहिए, नोट भी अपना होना चाहिए। और मैं सिर्फ मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत देश के हर जाति बिरादरी की बात कर रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर जाति बिरादरी को बराबर का अधिकार दिया गया। शोषण की नीति नहीं है हमारी, हर तबके को ये बराबर में बैठने का अधिकार है। तो हर व्यक्ति, हर भारतीय की पार्टी है। इसलिए जितनी जल्दी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को आप दिल्ली पहुंचाएंगे उतनी जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। भारत माता की भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद।